दोस्तों नमस्कार। कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों आज से मैं एक उपन्यास प्रारंभ कर रहा हूँ, रानी नागफनी की कहानी। दोस्तों रानी नागफनी की कहानी को लिखा है हरिशंकर परसाई ने। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। रानी नागफनी की कहानी यह एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं यह एक व्यंग कथा है। फैंटेसी के माध्यम से मैंने आज की वास्तविकता के कुछ पहलुओं की आलोचना की है। फैंटेसी का माध्यम कुछ सुविधाओं के कारण चुना है। लोकमानस से परंपरागत संगति के कारण फैंटेसी की व्यंजना प्रभावकारी होती है। इसमें स्वतंत्रता भी काफ़ी होती है और कार्य कारण संबंध का शिकंजा ढीला होता है। यूँ इनकी सीमाएं भी बहुत हैं। मैं शाश्वत साहित्य रचने का संकल्प करके लिखने नहीं बैठता। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं होता वह अनंत काल के प्रति कैसे हो लेता है, मेरी समझ से परे है। मुझ पर शिष्ट हास्य का रिमार्क चिपक रहा है। यह मुझे हास्यास्पद लगता है। महज हंसाने के लिए मैंने शायद ही कभी कुछ लिखा हो, और शिष्ट तो मैं हूं ही नहीं। कभी शिष्ट हास्य कहकर पीठ दिखाने में भी सुविधा होता है। मैंने देखा है जिस पर तेजाब की बूंद पड़ती है वह भी दर्द दबाकर मिथ्या अट्टहास करता है, कहता है वाह शिष्ट हास्य है। मुझे यह गाली लगती है। 7-8 साल पहले मुंशी ईसाअल्लाह खां की रानी केतकी कहानी पढ़ते हुए मेरे मन में भी एक फैंटेसी जन्मी थी। वह मन में पड़ी रही और उसमें परिवर्तन भी होते रहे। अब वह रानी नागफनी की कहानी के रूप में लिखी गई। दोस्तों अब आते हैं उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के वाचन पर। दोस्तों इसके पहले अध्याय का नाम लेखक ने लिखा है फेल होना कुंवर अस्तभान का और करना आत्महत्या की तैयारी। तो आइए सुनते हैं। किसी राजा का एक बेटा था जिसे लोग अस्तभान नाम से पुकारते थे। उसने 28वां वर्ष पार किया था और 29वें में लगा था, पर राजा ने स्कूल में उसकी उम्र 4 साल कम लिखाई थी। इसलिए स्कूल रजिस्टर के मुताबिक उसकी उम्र 24 साल ही होती थी। कुंवर अस्तभान का एक मित्र था जिसका नाम मुफतलाल था। मुफतलाल उस युग में बड़ा प्रसिद्ध आदमी हो गया है। जब लोगों को जैसा नाम वैसा काम का उदाहरण देना होता तो वे मुफतलाल का नाम लेते थे। कुंवर अस्तभान और मुफतलाल दोनों बचपन के साथी थे। दोनों साथ स्कूल जाते और एक ही बेंच पर बैठते। दोनों कक्षा में बैठे बैठे साथ मूंगफली खाते। पर पिटता मुफतलाल था, अस्तभान बच जाता क्योंकि वह राजा का लड़का था। दोनों पुस्तकें बेचकर मैटिनी शो सिनेमा देखते। परीक्षा में दोनों एक दूसरे की नकल करते, इसलिए अक्सर दोनों ही फेल हो जाते। बकरे की बोली बोलना दोनों ने एक साथ ही सीखा था और दोनों लड़कियों के कॉलेज के चौराहे पर साथ साथ बकरे की बोली बोलते थे। इस प्रकार दोनों की शिक्षा दीक्षा एक सी अच्छी हुई थी। पर एक राजकुमार था और दूसरा उसका मुसाहिब। इसी को लक्ष्य करके किसी ने कहा है 2 फूल साथ फूले किस्मत जुदा जुदा। मई का महीना है। यह परीक्षाओं के रिजल्ट खुलने का मौसम है। दोनों मित्र इस वर्ष बीए की परीक्षा में बैठे हैं। प्रभात का सुहावना समय है। अस्तभान अपने कमरे में बैठा है। पास ही मुफतलाल है। अस्तभान की गोद में 4-5 अखबार पड़े हैं। वह एक अखबार उठाता है और उसमें छपे सब नाम पढ़ता है, फिर आह भर कर रख देता है। तब दूसरा अखबार उठाता है, उसमें छपे हुए नाम पढ़कर एक आह के साथ उसे भी रख देता है। इस प्रकार वह सब अखबार पढ़कर रख देता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। मुफतलाल छत पर टकटकी लगाए बैठा है। कमरे में बड़ी भयानक शांति है। शांति को अस्तभान भंग करता है। मुफतलाल की तरफ नजर घुमाकर कहने लगा, मित्र तुम पास हो गए और मैं इस बार भी फेल हो गया।
मुफतलाल की आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। वह बोला, कुमार, मैं पास हो गया, इस ग्लानि से मैं मरा जा रहा हूं। आपके फेल होते हुए मेरा पास हो जाना इतना बड़ा अपराध है कि इसके लिए मेरा सिर भी काटा जा सकता है। मैं अपना यह काला मुंह कहाँ दिखाऊं? यदि हम दूसरी मंजिल पर न होते, जमीन पर होते, तो मैं कहता, हे माँ पृथ्वी, तू फट जा और मैं समा जाऊं। मित्र के सच्चे पश्चाताप से अस्तभान का मन पिघल गया। वह अपना दुख भूल गया और उसे समझाने लगा, मित्र, दुखी मत हो, होनी पर किसी का वश नहीं। तुम्हारा वश चलता तो तुम मुझे छोड़कर कभी पास न होते। मुफतलाल कुछ स्वस्थ हुआ। अस्तभान ने अखबारों को देखा और क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। उसने सब अखबारों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर पसीना पोंछकर बोला, किसी अखबार में हमारा नाम नहीं छपा। ये अखबार वाले मेरे पीछे पड़े हैं, ये मेरा नाम कभी नहीं छापेंगे। भला यह भी कोई बात है कि जिसका नाम अखबार वाले छापें वह पास हो जाए और जिसका न छापें वह फेल हो जाए? अब तो पास होने के लिए मुझे अपना ही अखबार निकालना पड़ेगा। तुम्हें मैं उसका संपादक बनाऊंगा और अब तुम मेरा नाम पहले दर्जे में छापना। मुफतलाल ने विनम्रता से कहा, सो तो ठीक है, पर मेरे छाप देने से विश्वविद्यालय कैसे मानेगा? कुंवर ने कहा, और इन अखबारों की बात क्यों मान लेता है? मुफतलाल का हंसने का मन हुआ, पर राजकुमार की बेवकूफ़ी पर हंसना कानूनन जुर्म है। यह सोचकर उसने गंभीरता से कहा, कुमार, पास फेल तो विश्वविद्यालय करता है, अखबार तो इसकी सूचना मात्र छापते हैं। अस्तभान अब विचार में पड़ गया। हाथों की उंगलियां आपस में फंस गईं और सिर लटक गया। बड़ी देर तक वह इस तरह बैठा रहा। फिर एकाएक उठा और निश्चय के स्वर में बोला, सखा, हम आत्महत्या करेंगे। 4 बार हम बीए में फेल हो चुके। फेल होने के बाद आत्महत्या करना वीरों का कार्य है। हम वीर कुल के हैं, हम राजपुत्र हैं, हम आन पर मिटते हैं। हमें तो पहली बार फेल होने पर ही आत्महत्या कर लेनी थी। हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जाओ, इसका प्रबंध करो। मुफतलाल उसके तेज को देखकर सहम गया। वह चाहता था कि अस्तभान कुछ दिन और जिंदा रहे। उसने डिप्टी कलेक्टरी के लिए दरख्वास्त दी थी और चाहता था कि अस्तभान सिफारिश कर दे। वह समझाने लगा, कुमार, मन को इतना छोटा मत करिए। आप ऊंचे खानदान के आदमी हैं। आपके कुल में विद्या की परंपरा नहीं है। आपके पूज्य पिताजी 12 खड़ी से मुश्किल से आगे बढ़े और आपके प्रातः स्मरणीय पितामह तो अंगूठा लगाते थे। ऐसे कुल में जन्म लेकर आप बीए तक पढ़े, यह कम महत्व की बात नहीं है। इसी बात पर आपका सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए। कुमार, पढ़ना लिखना हम छोटे आदमियों का काम है। हमें नौकरी करके पेट जो भरना है, पर आपकी तो पुश्तैनी जायदाद है। आप क्यों विद्या के चक्कर में पड़ते हैं? दुविधा पैदा हो गई। ऐसे मौके पर अस्तभान हमेशा मुफतलाल की सलाह मांगता था। उसे विश्वास था कि वह उसे नेक सलाह देता है। कहने लगा, मित्र, मैं दुविधा में पड़ गया हूं। तू जानता है मैं तेरी सलाह मानता हूं। जो कपड़ा तू बताता है वह पहनता हूं। जो फिल्म तू सुझाता है वही देखता हूं। तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो सोचता हूं कि आत्महत्या कर ही लूं। मुफतलाल ने कहा, जी हाँ, कर लीजिए। अस्तभान को सोचकर बोला, यह अभी न करूं। मुफतलाल ने झट कहा, जी हाँ, मत करिए, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। कुंवर फिर सोचने लगा। सोचते सोचते बोला, 1 साल और रुकूं, अगले साल कर लूंगा, क्या कहते हो? मुफतलाल ने कहा, जी हाँ, मैं भी सोचता हूं कि अगले साल ही करिए। कुंवर फिर बोला, पर फेल तो अगले साल भी होना है। अच्छा है, अभी आत्महत्या कर डालो। मुफतलाल ने कहा, जी हाँ, जैसे तब वैसे अब कर ही डालिए। कुंवर अस्तभान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुफतलाल को गले से लगाकर कहा, मित्र, मैं इसीलिए तो तेरी कदर करता हूं कि तू बिल्कुल स्वतंत्र और नेक सलाह देता है। तुझसा सलाहकार पाकर मैं धन्य हो गया। मुफतलाल सकुचा गया। कहने लगा, हैं, यह तो कुमार की कृपा है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं।
पर इतना अलबत्ता है कि जो बात आपके भले की होगी वही कहूँगा। आपको बुरा लगे या भला, मुंह देखी बात मैं नहीं करता। मैं जानता हूं, कुंवर ने कहा। तो अब यह तय हो गया कि हम आत्महत्या करेंगे। इसके लिए सारा प्रबंध तुम्हारे जिम्मे है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक आत्महत्या के जितने तरीके अपनाए गए हैं, उन सब का अध्ययन करके ऐसा तरीका चुनो जो अवसर के अनुकूल हो और हमारी प्रतिष्ठा के योग्य हो। मुफतलाल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा कुमार। वह वहीं खड़ा खड़ा कभी अस्तभान को देखता और कभी फर्श को। वह कुछ कहना चाहता था, उसके भीतर भावों का तूफान उठ रहा था। उसकी यह हालत देखकर अस्तभान ने कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो मुफतलाल? जी, मुफतलाल ने कहा। तो बोलो, क्या बात है? मुफतलाल बोला, कुमार, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहाँ? उस लोक में। मैं भी आत्महत्या करूंगा। इस स्नेह से अस्तभान का हृदय भर आया। बड़ी मुश्किल से आंसू रोककर उसने कहा, मित्र, मैं तेरे प्रेम को जानता हूं, पर तू आत्महत्या कैसे करेगा? तू तो पास हो गया है। तेरे लिए यह अवसर नहीं है। तूने डिप्टी कलेक्टरी की दरख्वास्त दी है। तेरे लिए आत्महत्या का मौका तब आएगा जब तेरी नौकरी नहीं लगेगी। तू तो जानता है, कोई युवक परीक्षा में फेल होने से चाहे बच जाए, पर बेकारी से नहीं बच सकता। तू बेकारी के कारण आत्महत्या करना और मुझसे आ मिलना। मुफतलाल ने कहा, सो तो ठीक है कुमार, पर तब तक यहां कैसे गुजर होगी? मेरा कोई और सहारा नहीं है। मैंने आपके सिवा किसी को नहीं जाना। कुंवर की भी आंखें भर आईं। उसने मुफतलाल को गले लगाया और कहा, मैं जानता हूं कि मेरे बिना तेरा जीवन दुभर हो जाएगा। मैं तेरी गुजर बसर के लिए कोई इंतजाम कर जाऊंगा। डिप्टी कलेक्टरी के लिए तेरी सिफारिश भी कर जाऊंगा। लोक सेवा आयोग मेरी अंतिम इच्छा अवश्य मानेगा। मुफतलाल इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, पर प्रसन्नता को दबाकर रुआसे स्वर में बोला, मेरा जी यहां कैसे लगेगा? मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। नहीं मित्र, अस्तबहान ने समझाया, तेरे लिए यहां बहुत काम बाकी है। अभी तो तुझे मेरा स्मारक बनवाना है। तू नहीं रहा तो मेरा स्मारक कौन बनवाएगा? मेरी मृत्यु की खबर फैलते ही तुझे जगह जगह शोक सभाएं भी करवाना है। स्मारक के लिए तू चंदा इकट्ठा करेगा। उसमें से तू कमीशन भी ले सकता है। ठेकेदारों से तू कमीशन बांध सकता है। तू चाहे जितने वर्ष स्मारक का काम खींच सकता है। इस तरह तेरी जीविका की समस्या भी हल हो जाएगी और मेरा स्मारक भी बन जाएगा। मुफतलाल का मन कुछ हल्का हुआ। वह आत्महत्या का प्रबंध करने चला गया। अस्तभान जानता था कि आत्महत्या करने वाला चिट्ठियां लिखकर छोड़ जाता है। मरने वाले की प्रतिष्ठा इन्हीं चिट्ठियों पर निर्भर रहती है। कभी कभी चिट्ठी लिखने में इतनी देर लग जाती है कि मरने वाले का मन बदल जाता है और वह इरादा त्याग देता है। यह सोच अस्तभान जल्दी ही चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहली चिट्ठी उसने अपने पिताजी को लिखी। पूज्य पिताजी, जब यह चिट्ठी आपको मिलेगी तब तक मैं इस असार संसार से कुछ कर जाऊंगा। आपके हृदय को थोड़ा आघात अवश्य लगेगा, ऐसी मुझे आशा है, पर आप यह सोचकर शांति प्राप्त करेंगे कि आपके बेटे ने एक महान उद्देश्य के लिए प्राणोत्सर्ग किया है। पिताजी, अपने कुल में विद्या की परंपरा नहीं है। आप 12 खड़ी से आगे नहीं बढ़े और पितामह स्याही का उपयोग केवल अंगूठा लगाने के लिए ही करते थे। मैंने विद्या की परंपरा डालने की कोशिश की, पर असफल हुआ। मेरे और आपके प्रयत्नों में कमी नहीं रही। मैंने पाठ्य पुस्तकों को कभी नहीं छुआ और न कक्षा में अध्यापकों की बातें कान में भरी। मैंने केवल उन नोट्स और कुंजियों का अध्ययन किया जो एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर और एक ओल्ड मेडलिस्ट लिखते हैं। मैंने इनमें इतना मन लगाया कि परीक्षा कॉपी में लिखा, जूलियस सीजर नाटक का लेखक एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर है और विनय पत्रिका एक गोल्ड मेडलिस्ट ने लिखी है। गोल्ड स्मिथ के बारे में मैंने लिखा कि वह भी गोल्ड मेडलिस्ट था और कुंजियां लिखता था। मैंने इतने अच्छे अच्छे और सही उत्तर लिखे, पर परीक्षक कहते हैं कि ये गलत है। मैंने प्रश्न पत्र आउट करने की भी कोशिश की और कुछ अंशों में सफल भी हो गया। फिर मैंने विश्वविद्यालय से
कोरी परीक्षा कापियां चुराने की भी कोशिश की, पर पकड़ लिया गया। तब आपने मामले को दबवाया। परीक्षा में मैंने भरसक नकल की। परीक्षा के बाद परीक्षकों को नंबर बढ़वाने के लिए आपने मनमाना रुपया भी दिया। कुछ ने नंबर बढ़ाए, कुछ रुपया खा गए पर नंबर नहीं बढ़ाए, और कुछ तो ऐसे निकले कि साफ इनकार कर गए। इन्हीं के कारण मैं फेल हो गया। मेरी और आपकी सारी कोशिशें बेकार गईं। हमारे वीर कुल के लिए यह बड़ी लज्जा की बात है। मुझसे 8वीं पीढ़ी में हमारे एक पूर्वज एक लड़ाई में हार गए थे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मैं भी विद्या के क्षेत्र में हार गया। मैं अपने उस यशस्वी पूर्वज का अनुसरण कर रहा हूँ। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। अंतिम समय आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। मेरे कमरे की अलमारी में 100 साल पुरानी शराब रखी है, जो मैंने जंगल महकमे के फर्नांडीज साहब के मार्फत मंगाई थी। यह बहुत बढ़िया शराब है। इसे आप मेरी तुच्छ भेंट के रूप में स्वीकारें। इसे पीकर आप मेरा दुख भूल जाएंगे। अच्छा, अब मुझे आशीर्वाद दें कि उस लोक में पढ़ाई के झंझट से मुझे मुक्त रखा जाए। विदा, आपका अभागा बेटा अस्तभान। पुनश्च आपने मेरी मित्र मिस सुरमा देवी से मेलजोल बढ़ाना चाहा था, जो मैंने नहीं बढ़ने दिया। अब आप बढ़ा सकते हैं। अस्तभान। अस्त। इसके बाद अस्तभान ने अखबारों के लिए एक बयान लिखा, जिसमें अपनी मृत्यु के कारणों पर प्रकाश डाला। उस युग की सामाजिक परिस्थितियों पर इस वक्तव्य से अच्छा प्रकाश पड़ता है। मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला गया हूं, जहां ए दुनिया वालों, तुम्हारा अन्याय मुझे नहीं छू सकता। पर मैं पूछता हूं, क्या तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया? मैं चाहे जितना पैसा खर्च कर सकता था, और बदले में एक छोटी सी चीज चाहता था, बीए की डिग्री, जो लाखों को हर साल मुफ्त मिल जाती है। मैं विश्वविद्यालयों से पूछता हूं, यह कहाँ का न्याय है कि जिन्हें दोनों जून खाने को नहीं मिलता, उन्हें तो डिग्री मिल जाती है और हम फेल हो जाते हैं। हम जिन्हें बिना परीक्षा के डिग्री दे देनी चाहिए, एक एक नंबर के लिए दर दर भटकना पड़े, और जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, वे घर बैठे नंबर पा जाएं। घोर अन्याय है। मैं जानता हूं कि ऊंचे खानदानों के हजारों युवक यह अन्याय सहते हैं और चुप रहते हैं। मैं उन्हें धिक्कारता हूं। मेरी नसों में वीर कुल का रक्त बहता है, इसलिए मैं इस अन्याय के विरोध में आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे बलिदान से लोगों की आंखें खुलें और वे आगामी पीढ़ियों के लिए न्यायोचित व्यवस्था करें। मैं इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव देता हूं, जिन पर विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउंसिल विचार करे। एक खास आमदनी के ऊपर वालों के पुत्र पुत्रियों को बिना परीक्षा लिए सम्मानपूर्ण डिग्रियां दे देने की व्यवस्था हो। प्रति पेपर जो एक खास रकम दे सके, उसे उस पेपर में नकल करने का सुविधा दिया जाए। इसके लिए उस विषय के जानकार प्रोफेसरों को नकल कराने का काम सौंपा जाए और उन्हें इसका अलग अलाउंस मिले। जिस तरह बाजार में और चीज़ें बिकती हैं, उसी तरह नंबर भी बिके, और जिसमें सामर्थ्य हो वह नंबर खरीद ले। अभी जो चल रहा है वो बड़ा गलत है। सब धान 22 पसेरी तौला जाता है, जिसमें कितने ही होनहार युवकों का जीवन नष्ट हो जाता है। मुझे विश्वास है कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और विद्या के क्षेत्र में न्याय की प्रतिष्ठा होगी। दस्तखत कुंवर अस्तभान सिंह। अस्तभान थक कर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुफत्तलाल आया। उसने कहा, कुमार, आत्महत्या के संबंध में मैंने जो खोजबीन की है, उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आपको पानी में डूबकर आत्महत्या करनी चाहिए। परीक्षा और प्रेम में फेल होने वाले जल समाधि लेते हैं। साधारण आदमी तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है, पर आप जैसे महान व्यक्ति को अधिक पानी चाहिए। आपको भेड़ाघाट के जलप्रपात में कूदकर प्राण त्यागना चाहिए। मैंने नौकरों को हुक्म दे दिया है कि घाट पर कैंप लगाएं और आवश्यक सामान वहां पहुंचाएं। कल सुबह हम लोग वहां चलें और तीसरे पहर आप आत्महत्या कर लें। अस्तभान को योजना पसंद आई। वह तैयारी के संबंध में मुफत्तलाल से बातें करने लगा। फिर उसने पत्र और वक्तव्य मुफत्तलाल को सौंपे। ये दोनों पत्र अपने मूल रूप में नेशनल लाइब्रेरी में अभी तक सुरक्षित थे। उक्त लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ने
केवल 500 रुपये में पत्र चुरा कर लेखक को दे दिए। लेखक उनके प्रति आभारी है। वह बुरी तरह थक गया था। जमाही लेकर कहा, मित्र मैं बहुत थक गया हूं। रात को अच्छी नींद भी आई, माथा भारी है। मैं जरा सो लूं, वरना तबीयत खराब हो गई तो कार्यक्रम टालना पड़ेगा। मुफतलाल उठ बैठा, प्रणाम करके चला। सोचता जाता था कि ऐसी शांति संतों के लिए भी ईर्ष्या की वस्तु है। कल आत्महत्या करनी है और आज किस शांति की नींद ले रहे हैं। धन्य हो राजकुमार, महापुरुष ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, जिसे लिखा है हरशंकर परसाई ने, कि पहले अध्याय फेल होना कुंवर अस्तभान का और करना आत्महत्या की तैयारी का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, अगले क्रम में हम सुनेंगे मिलना नागफनी और अस्तभान का और मचलना मन का वाचन। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।